नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय डिप्लोमा इन पैरालीगल प्रैक्टिस डिप हिंदी BLE 001 भारतीय विधि व्यवस्था का परिचय। खंड 1 विधि शासन नियम और सरोकार। इकाई 3 लोकतंत्र 3.1 प्रस्तावना। 24 जनवरी 2008 को किसी समूह के सक्रियतावादी एक्टिविस्ट्स नाव से भारत के दक्षिणी तट पर मंगलौर शहर में एक पब में आए और परंपरागत भारतीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए युवा लड़कियों और महिलाओं को पीटा। उन्होंने मांग की कि महिलाओं और युवतियों को पब जैसे स्थानों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह उनकी इस मान्यता के विपरीत था कि परंपरागत भारतीय महिला को किस तरह होना चाहिए। उस घटना के शीघ्र बाद 6 फरवरी 2009 को उसी समूह के सक्रियतावादियों ने केरल के विधानसभा सदस्य की बेटी और उसके मित्रों को बस से बाहर खींचा तथा उन्हें छोड़ने से पहले उन्हें कुछ समय तक रोके रखा। सक्रियतावादी इस तथ्य से कुछ परेशान प्रतीत हुए कि अविवाहित अनजाने लड़के और लड़कियां साथ-साथ यात्रा कर रहे थे। इस तरीके में लोकतंत्र पर चर्चा प्रारंभ करना क्या थोड़ा विचित्र सा प्रतीत नहीं होता? हम सामान्यतया लोकतंत्र को एक प्रणाली के रूप में समझते हैं, जहां लोग अपनी सरकार को स्वयं चुनते हैं और प्रत्येक को मतदान का अधिकार है। फिर भी, जैसा कि इस इकाई में देखेंगे, लोकतंत्र का अर्थ उससे कहीं अधिक है। लोकतंत्र की अवधारणा में न केवल मतदान का अधिकार और नियमित निर्वाचन होना शामिल है, जिसमें प्रत्येक भाग ले सकता है, बल्कि इसमें ऐसे तरीके में स्वतंत्र और सार्थक जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है, जिसे व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ समझता है। इस परिप्रेक्ष्य से देखने पर ऊपर बताई गई घटना लोकतंत्र की हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये घटनाएं हमारे देश में महिलाओं के प्रति किए गए अनुचित व्यवहार को दर्शाती हैं। हाल ही के समाचार पत्रों को पढ़ने से आप कितनी अन्य घटनाओं के बारे में सोचते हैं, जहां अन्य समूह जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोग, दलित समुदाय के सदस्य या बड़े शहरों के प्रवासियों के साथ अनुचित तरीके में व्यवहार किया जाता है। भारतीय लोकतंत्र की आपकी समझ पर यह क्या प्रभाव डालता है और विगत 6 अथवा इससे अधिक दशकों में इसने कैसे कार्य किया है? निस्संदेह आपको इस इकाई के अध्ययन से लोकतंत्र की बेहतर जानकारी मिलेगी, इसलिए आप इन प्रश्नों का बेहतर उत्तर दे सकेंगे और अधिक सुविज्ञ तरीके में इन प्रश्नों पर सोच सकेंगे। आइए हम प्रारंभ करें। 3.2 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप लोकतंत्र की अवधारणा का अर्थ तथा पिछले वर्षों के दौरान यह कैसे विकसित हुआ, स्पष्ट कर सकेंगे। वे यह बता सकेंगे कि भारत में लोकतंत्र कैसे कार्य करता है, संविधान की भूमिका और लोकतंत्र में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे। लोकतंत्र में विभिन्न सहभागियों के बीच शक्ति के बंटवारे, शेयरिंग को स्पष्ट कर सकेंगे। यह पहचान कर सकेंगे कि लोकतांत्रिक अधिकार क्या है तथा लोकतांत्रिक देश में इनकी गारंटी कैसे दी जाती है तथा कैसे क्रियान्वित किए जाते हैं, और यह पहचान कर सकेंगे कि विश्व में लोकतंत्र किस दिशा में उन्मुख हो रहा है तथा लोकतंत्र के परिणाम और भविष्य क्या है। 3 लोकतंत्र क्या है? इस इकाई के प्रारंभ में हमने एक घटना का उल्लेख किया था जिसमें हमारे देश के नागरिकों को उस तरीके में अपना जीवन जीने की अनुमति नहीं दी गई थी जिसे उन्होंने सबसे अधिक उपयुक्त देखा था। नागरिकों का एक अन्य समूह यह सुनिश्चित करने के लिए बल और हिंसा का प्रयोग करता था कि जीवन के संबंध में उनकी राय और विचारधारा अन्यों पर थोपी जाए। हम सभी सहमत होंगे कि हिंसा की इस प्रकार की घटनाएं और विद्रोह, विशेषकर समाज के शोषित वर्ग जैसे महिलाओं के प्रति स्वीकार्य नहीं है। परंतु यह कहना सही नहीं है कि लोकतंत्र का अर्थ ऐसी प्रणाली है जहां हम अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं और जहां अल्पसंख्यकों और उन लोगों सहित जिन्होंने पिछले चुनावों में विपक्ष के लिए मतदान किया था बहुमत प्रत्येक व्यक्ति की ओर से निर्णय लेता है।
बहुमत द्वारा शासन का और स्वतंत्रता के साथ जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का इन दोनों अवधारणाओं में सामंजस्य कैसे करते हैं? यदि हम इस प्रश्न के बारे में सोचें तो यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के संबंध में हमारी अवधारणा बदलनी चाहिए। अब हम अनुभव करते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ न केवल सरकार चुनने का अधिकार से है या कि बहुमत द्वारा हम पर शासन करने से है। अब हमारे लिए लोकतंत्र के बहुत भिन्न भिन्न पहलू प्रतीत होते हैं। लोकतंत्र के बारे में हमारी प्रारंभिक समझ के अलावा अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र यह विचार भी शामिल करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वे कतिपय अधिकार होने चाहिए जो गारंटीशुदा और संरक्षित किए गए हैं। यदि हम इन सभी विचारों को एक साथ रखते हैं और कुछ अधिक विचारों और धारणाओं को सम्मिलित करते हैं तो हम लोकतंत्र की निम्नलिखित परिभाषा पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जो लोगों को अपने नियमों को चुनने की अनुमति देता है। लोकतंत्र में केवल लोगों द्वारा निर्वाचित नेता देश पर शासन करेंगे। लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता और विरोध करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वास्तव में लोकतंत्र बहुत नई अवधारणा नहीं है। इसके बारे में विचार विमर्श किया गया है और यहाँ तक कि अब से काफी समय पहले कुछ देशों में यह लागू भी हुआ था। शब्द लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, यूनानी शब्दों डीमंस जिसका अर्थ लोग हैं और क्रटोस जिसका अर्थ शासन या शक्ति है के मेल से बनाया गया है। यह शब्द यूनान में कुछ राष्ट्र राज्यों विशेष रूप से एथेंस में क्रियान्वयन के बाद लगभग 4वीं और 5वीं शताब्दी ईपू में प्रयोग में आया। उस समय लोकतंत्र एथेंस में प्रारंभ किया गया था और अब यह संपूर्ण विश्व भर में फैला है और आज विश्व में अधिकांश देशों ने अपने आप को लोकतंत्र घोषित किया है। परंतु उनमें से सभी इस दृष्टि से लोकतंत्र नहीं है जिसे हम इस शब्द से समझते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति लोगों द्वारा सीधे चुना जाता है और यहाँ तक कि उनके संसद में जिसे कांग्रेस कहा जाता है उसकी पार्टी का समर्थन भी आवश्यक नहीं है। कांग्रेस की किसी अनुमोदन के बिना विधेयकों को वीटो कर सकता है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यक्षात्मक लोकतंत्र प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहा जाता है। दूसरी ओर हमारे देश में और कुछ अन्य देशों में यूनाइटेड किंगडम की भांति संसद जो राज्य का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा है जो नामितों से बना हुआ है जो अधिकांशतः विभिन्न राज्यों से होते हैं। राजनीतिक दल का नेता जिसे निम्न सदन अर्थात लोकसभा का विश्वास प्राप्त है सामान्यतया राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं। परंतु ये मंत्री केवल तब तक सत्ता में रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। यदि लोकसभा के सदस्यों का बहुमत निर्णय करता है कि उन्हें आज की सरकार में अब विश्वास नहीं है तो सरकार के पास त्यागपत्र देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में संसदीय लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। 3.4 आपके और मेरे लिए लोकतंत्र का क्या अभिप्राय है? हमने देखा है कि विश्व भर में लोकतंत्र भिन्न भिन्न प्रकार ग्रहण करता है। कुछ देश जो अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं सही लोकतंत्र के अर्थ में खरे नहीं उतर सकते हैं। इस इकाई के आगामी भाग हमें सही लोकतंत्र की इस अवधारणा को बेहतर समझने में सहायक होगा। अब हमें इसकी अधिक व्यापक जानकारी है कि लोकतंत्र का क्या अभिप्राय है। अब हम इस परिभाषा के प्रत्येक भाग पर कुछ अधिक विस्तार से विचार कर सकते हैं। अगले कुछ अनुच्छेदों में देश के अन्य भागों से कुछ लोगों के विचारों से परिचित होंगे और उनके परिप्रेक्ष्य से हमें लोकतंत्र की अवधारणा समझने में सहायता मिलेगी। मेरा नाम रमानी है और मैं 23 वर्ष की हूँ। मैं बंगलौर में रहती हूँ। क्या मैं मतदान कर? रमानी का प्रश्न बहुत साधारण प्रतीत होता है और पहली नज़र में किंचित हास्यास्पद भी है।
रमानी को मतदान के योग्य क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें कोई गलती प्रतीत नहीं होती है। जो कुछ भी उसने अपने बारे में हमसे पूछा है और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में सभी वयस्कों को मताधिकार प्राप्त है। यह सार्वभौम वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज के नाम से जाना जाता है। जब हम पिछले कुछ दशकों में लोकतंत्र के इतिहास पर नजर डालते हैं तो यह प्रश्न अधिक अर्थ उत्पन्न करता है। क्या आप जानते हैं कि बहुत से उन यूरोपीय देशों ने जिन्होंने प्रारंभ में सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई थी, महिलाओं को मताधिकार की अनुमति नहीं थी? उन देशों में महिलाओं ने लंबे समय तक मतदान के लिए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। यह संघर्ष मताधिकार आंदोलन के नाम से जाना जाता है और यह केवल लंबे और कठोर संघर्ष के बाद ही हुआ और इन देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। मेरा नाम परवेज है। धर्म से मैं मुस्लिम हूँ और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। क्या मैं मतदान कर सकता हूँ? भले ही मैं मतदान करता हूँ, मुझे क्या गारंटी है कि मेरे अधिकार सुरक्षित होंगे? परवेज का प्रश्न भी सामान्य है। क्या कोई कारण है कि परवेज को मतदान की अनुमति नहीं होनी चाहिए? परंतु उस प्रश्न पर पुनः विचार करने पर अधिक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। हो सकता है यदि जिस दल को उसने मतदान किया हार जाता है, यदि जो दल धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध है और सत्ता में आता है तो क्या होगा? क्या इसका तात्पर्य यह है कि परवेज जैसे लोग अपने सभी अधिकार खो देंगे और अपने अधिकारों के लिए भयभीत होंगे? स्पष्टतः हम जानते हैं कि हमारा एक संविधान है और यह संविधान हमें कुछ अधिकारों की गारंटी देता है। ये अधिकार सतत रहते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है, और तब तक इन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है जब तक संसद के लिए निर्वाचित लोगों को विशाल बहुमत ऐसा करने के लिए मतदान करता है। आप संविधान के बारे में और इन मूल अधिकारों के बारे में विस्तार से अनुवर्ती इकाइयों में पढ़ेंगे, परंतु यह याद रखना आपके लिए उपयोगी है कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन संविधान में निर्दिष्ट कुछ अपरिवर्तनीय नियमों द्वारा संतुलित किया जाता है। मेरा नाम बाबूराव है और मैं दलित जाति का हूँ। मैं लातूर में रहता हूँ। क्या मैं मतदान कर सकता हूँ? यदि मैं मतदान करता हूँ, मैं जानता हूँ कि लोग मेरे बुनियादी मानव अधिकारों का उल्लंघन करेंगे। ऐसी स्थिति में यह लोकतंत्र मेरी किस प्रकार सहायता करेगा? अब तक आप रमानी और परवेज से मिल चुके हैं। आप सीधे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि बाबूराव का प्रश्न भी हल्का है। बाबूराव ने हमसे 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला है, क्या उसे मतदान का अधिकार है, और दूसरा प्रश्न है कि ऐसी घटना में उसे क्या मार्ग अपनाना चाहिए जब उस समय की सरकार उसके अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाती है। आइए बारी-बारी से इन प्रश्नों का उत्तर दें। बाबूराव दलित है और यह समुदाय लंबे समय तक समाज के प्रगतिशील वर्गों के हाथों शोषण का शिकार रहा है। लंबे समय तक दलितों को बुनियादी मानव अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्हें गांव के कुछ भागों में जाने से मना किया गया या आम कुओं से पीने के पानी से भी वंचित किया गया। यदि यह इतिहास के पाठ की तरह सुनाई देता है, परंतु ऐसा नहीं है, बल्कि यह आज भी हमारे देश के बहुत बड़े भाग में सच है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय को मतदान की अनुमति नहीं है। इस समुदाय के लोगों को प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में गुलामों के रूप में लाया गया। अपने आत्मसम्मान के लिए उनके संघर्ष के फलस्वरूप अमेरिकी गृहयुद्ध हुआ और अंत में अफ्रीकी अमेरिकी वंश के लोगों को 1965 में अपने मताधिकार की अनुमति दी गई। हमारे संविधान में ऐसा कोई भेद नहीं है और सभी जातियों, प्रजातियों और धर्मों के लोगों को मताधिकार की गारंटी दी गई है। आइए अब हम बाबूराव के दूसरे प्रश्न पर विचार करें। यदि दलित को बुनियादी मानव अधिकार भी नहीं है, तब मतदान के अधिकार का क्या लाभ है? इस बात पर विचार किए बिना सत्ता में कौन सी सरकार आती है,
बाबूराव की स्थिति नहीं बदलेगी, उसका शोषण होता रहेगा। परंतु हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। लोकतंत्र कैसे काम करता है? भले ही सत्तारूढ़ सरकार कोई भी कानून पारित नहीं करती है या बाबूराव जैसे लोगों को संरक्षण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती है, तब उसे उन अधिकारों को मांगने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार है जिसकी उस जैसे व्यक्तियों को संविधान ने गारंटी दी है। यदि न्यायालय उसके पक्ष में आदेश पारित करता है, सरकार को उसे मानना होगा और बाबूराव के संरक्षण के उपाय करने होंगे। अब हम समझते हैं कि मताधिकार और कुछ अधिकारों की गारंटी के अलावा लोकतंत्र का यह भी अभिप्राय है कि शक्तियां भिन्न भिन्न संस्थाओं के बीच सहभागिता करती हैं। इस मामले में हमने देखा शक्ति किस प्रकार कार्यपालिका, सरकार के मंत्री, विधायिका, निर्वाचित सांसद जो कानून पारित करते हैं, और न्यायपालिका, न्यायाधीश जो विवादों का निर्णय करते हैं और जिन्हें हमारे संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करने का कार्य सौंपा जाता है, में विभाजित की गई है। मेरा नाम रवि है और मैं 6 वर्ष का हूँ। मैं दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में दिन में 14 घंटे काम करता हूँ। क्या इससे मुझे फर्क पड़ता है कि कौन जीतता है या हारता है? पहली दृष्टि में रवि का प्रश्न हमें विस्मित कर देने वाला लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न का कोई उत्तर हो सकता है, परंतु बच्चों को मतदान का अधिकार नहीं है। रवि की जैसी स्थिति में न केवल बच्चे ही परंतु बहुत अन्य लोग भी हैं। लोगों के कई समूह भी हैं जो किसी न किसी कारण से मतदान नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति ऐसे स्थान में रहने के कारण हो सकता है जहां निर्वाचन के दौरान मतदान केंद्रों पर नेमी तौर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता है, अर्थात उन्हें राजनीतिक दल द्वारा अपने अधिकार में भी लिया जाता है और साधारण नागरिकों के लिए अपने मत डालने के लिए पहुंचना संभव नहीं होता है। या यह कारण भी हो सकता है कि कुछ लोग महसूस करते हैं कि वे उनमें से किसी भी राजनीतिक दल को पसंद नहीं करते हैं जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, और इसलिए इस मामले में उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इन लोगों के लिए लोकतंत्र क्या उत्तर प्रस्तुत करता है? रवि के प्रश्न का उत्तर उन सभी उत्तरों का मिश्रण है जिन्हें हमने पीछे देखा है जब हमारी रमानी, परवेज और बाबूराव से सहभागी लोकतंत्र पर बात हुई थी। वे सभी लोगों को जिन्हें मतदान के लिए पर्याप्त परिपक्व समझा जाता है, मतदान का अधिकार होना चाहिए। सहभागी लोकतंत्र मानता है कि लोग विवेकपूर्ण तरीके में मतदान करेंगे ताकि वे शासक, जो समाज के सभी सदस्यों की स्थिति समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व हों, चुने जाते हैं। इनमें रवि जैसे लोग शामिल हैं जो मतदान नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा संविधान में उल्लिखित हस्तांतरणीय अधिकारों की गारंटी सभी नागरिकों को दी गई है, उन्हें भी जो मतदान के लिए पर्याप्त बूढ़े नहीं हैं, और इसलिए रवि के अधिकार गारंटीशुदा और संरक्षित हैं। इसके अलावा बच्चों और समाज के अन्य शोषित वर्गों के अधिकार प्रवर्तनीय, एनफोर्सेबल है, जिसका अभिप्राय है कि इन अधिकारों को लागू करने के लिए व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। वास्तव में भारत का कोई भी नागरिक अपने आधारभूत मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में शिकायत करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पत्र लिख सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ऐसे उल्लंघन की जांच करने के लिए न्यायालय जाने का कार्य सौंपा गया है तथा इन अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। यदि उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अलावा देश में राज्य मानव अधिकार आयोग भी हैं और नागरिक इनमें से किसी भी मानव अधिकार आयोग में जा सकते हैं। अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में आप सांस्थानिक क्रियाविधि खंड 3 के अधीन इकाई 12 में पढ़ेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि सही सहभागी लोकतंत्र का अभिप्राय ऐसी प्रणाली से कहीं अधिक है जहां प्रत्येक को आवधिक अंतरालों में मतदान करने का अधिकार है। इसमें कुछ ऐसे लोकतांत्रिक अधिकार भी शामिल हैं जिनकी गारंटी और संरक्षण संविधान प्रदान करता है। इसमें विभिन्न संस्थाओं बीच शक्ति का वितरण भी शामिल है जो सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति
यहाँ तक कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी मनमाने ढंग से देश का शासन करने का बेलगाम प्राधिकार नहीं है। बाद की इकाइयों में हम इनमें से प्रत्येक पहलू के बारे में काफी अधिक स्पष्ट रूप से अध्ययन करेंगे, परंतु इनमें से प्रत्येक के बारे में अभी कुछ अधिक विस्तार से विचार करना उपयोगी होगा। 3.5 लोकतंत्र में संविधान की भूमिका। हम भारत के लोग सत्यनिष्ठा से संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र में अपने आप को गठित करने की प्रतिज्ञा करते हैं। क्या आप इन शब्दों से परिचित हैं? ये भारत के संविधान के प्रारंभिक शब्द हैं और संविधान की प्रस्तावना से लिए गए हैं। आप कभी प्रस्तावना के पहले 5 शब्दों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुए हैं? आइए उन पर अधिक गहराई से विचार करें। हम भारत के लोग। मेरा नाम विष्णु है और मेरी आयु 35 वर्ष है। मैं उस समय पैदा भी नहीं हुआ था जब संविधान बनाया गया था और न ही मेरा माता पिता, मेरा दादा संविधान सभा के सदस्य थे। यह मेरा संविधान नहीं है। शब्दतः इन शब्दों का निहितार्थ ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभी, अर्थात भारत के लोग, एक साथ बैठे और संविधान लिखा गया। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं, अवसर ऐसे हैं कि आप जीवित भी नहीं थे जब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बैठी। तब इन शब्दों का क्या तात्पर्य है? संविधान लिखने के लिए जब संविधान सभा के सदस्य बैठे, उनका अभिप्राय इसे ऐसे नियमों और मार्गदर्शी सिद्धांतों का समूह बनाना था जिनका अनुसरण आज की सरकार कर, चाहे कोई राजनीतिक दल सत्ता में आए। उन्होंने सोचा कि सरकार की नीतियों में कुछ स्थिरता होनी चाहिए और उन्हें उस राजनीतिक दल की इच्छा और रुचि पर नहीं बदला जाना चाहिए जो सत्ता में आया है। इसलिए हम देखते हैं कि संविधान लोकतंत्र में स्थिरीकरण शक्ति, स्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में कार्य करता है और सत्तासीन दल की इच्छाओं को कम करने का कार्य करता है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल संविधान की समग्र नीतियों के अनुरूप अपनी नीतियां क्रियान्वित करता है। संविधान सजीव प्रलेख है और यदि हम में से बहुत से लोग निर्णय करते हैं कि हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। इसलिए संविधान पत्थर की लकीर नहीं है और सामाजिक तथा आर्थिक नीति में परिवर्तनों के अनुकूल संशोधन हो सकते हैं, जो कालांतर में राष्ट्र के रूप में भारत के विकास के लिए आवश्यक है। अब हमें स्पष्ट हो गया है कि चाहे हम संविधान सभा के सदस्य रहे हों अथवा नहीं, संविधान हम में से प्रत्येक का है। यह लोकतंत्र का सुगम कार्य संचालन सुनिश्चित करता है और बदला जा सकता है यदि हम में से अधिक ऐसा करना चाहते हैं। हम बाद की इकाइयों में संविधान के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। मेरा नाम डोमिनिक है और कॉलेज के मेरे दोस्त और मैं संविधान परिवर्तन करना चाहते हैं। हम संविधान में सभी कॉलेज स्नातकों को केंद्रीय सरकार में नौकरी की गारंटी चाहते हैं। हम में से ऐसे सैकड़ों हैं। यदि हम संविधान परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, फिर हम इसे अपने संविधान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इन शब्दों का निहितार्थ यह भी हो सकता है कि यदि हम चाहते हैं तो हम संसद तक कूच कर सकते हैं और जैसा हम चाहते हैं संविधान बदल सकते हैं। बाद की एक इकाई पढ़ने पर आप देखेंगे कि यह संभव नहीं है। हम अपने विचार और पसंद के अनुसार संविधान नहीं बदल सकते हैं। संविधान संशोधन काफी कठिन मामला है और इसके लिए संसद का 3/4 बहुमत आवश्यक है। तब क्या इन शब्दों का कोई अर्थ है? यद्यपि संविधान बदला जा सकता है, परंतु इसे केवल इसलिए संशोधित नहीं किया जा सकता है कि हम में से कुछ अनुभव करते हैं कि यह होना चाहिए। भारत विशाल देश है और यह निश्चित है कि बहुत से ऐसे समूह हो सकते हैं जिनका विपरीत दृष्टिकोण है कि संविधान कैसा होना चाहिए। उदाहरण के लिए इस इकाई के प्रारंभ में हमने देखा उन लोगों का एक समूह था जो महसूस करते थे कि महिलाओं का शराबघरों में जाना भारतीय संस्कृति के विरुद्ध था, जबकि महिलाएं प्रायः अन्यथा सोचती हैं।
यदि लोगों का छोटा सा समूह संविधान बदल सकता है तो यह संभव है कि हमारे पास केवल एक नहीं बल्कि कई सैकड़ों संविधान होंगे जो छोटे छोटे हित समूहों की प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। यही कारण है कि संविधान केवल संसद के 3/4 सदस्यों के बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रलेख है और ऐसे प्राधिकार का निर्वहन करता है। यह तभी तर्कसंगत है कि इसे केवल तभी संशोधित किया जाए जब ऐसा करने के लिए देश में लोग के विशाल बहुमत से स्पष्ट जनादेश हो। परंतु तब क्या होगा जब ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें ऐसा राजनीतिक दल सत्ता में आता है जिसे संसद में भारी बहुमत प्राप्त है? ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां राजनीतिक दल संसद की 90% सीटें प्राप्त करता है। सत्ता में अपने 5 वर्षों में इस दल के सदस्य संविधान का पूरा चेहरा ही बदल सकते हैं। संभावनाएं हैं कि भारत के आगंतुक जो इस दल की कालावधि के अंत में भारत वापस आते हैं, संविधान को बिल्कुल भी नहीं पहचान सकेंगे। ऐसी स्थिति में संविधान का स्थिर करने वाला कार्य का क्या हो सकता है? 1973 में भारत के 13 न्यायाधीशों के समक्ष ठीक यही प्रश्न प्रस्तुत हुआ था। ऐतिहासिक निर्णय में, जिसे केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि संविधान के कतिपय भाग ऐसे हैं जिन्हें संसद संशोधित नहीं कर सकती है, चाहे संसद के सदस्यों का कितना भी बड़ा बहुमत ऐसा करना चाहता हो। इस असंशोधनीय भाग को संविधान का आधारभूत ढांचा नाम दिया गया था और कोई भी सरकार बदल सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने मुक्त रूप से आधारभूत ढांचे की परिभाषा करने में अपनी बुद्धिमत्ता भी दिखाई है। इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जैसे मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। हम आगामी इकाइयों में इन पहलुओं के बारे में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे, परंतु इस समय यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि संविधान संशोधित किया जा सकता है, परंतु यह तत्कालीन सरकार के लिए खिलौना नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि यद्यपि आप संविधान परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मित्र और आप इसे बदला हुआ देखना चाहते हैं, फिर भी यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोकतंत्र को उत्तेजित भीड़ के शासन में नहीं बनाया जाना चाहिए। बाद की इकाइयों में हम संविधान का अध्ययन विस्तार से करेंगे। यद्यपि हम बाद की इकाई में अपने मूल अधिकारों के बारे में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे, परंतु इस अवस्था में इन अधिकारों के आधारभूत स्वरूप को समझना उपयोगी होगा। हमारे मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन श्रेणियों पर दृष्टि डालने से आपको स्पष्ट होगा कि ये अधिकार पर्याप्त व्यापक हैं। वे अधिक बड़े विषय पर ठीक काम कैसे करते हैं और हम मूल अधिकारों से संबंधित इकाई में इसका विवेचन करेंगे जो इस पाठ्यक्रम में बाद में दिया गया है। इस विषय को छोड़ने से पहले प्रत्येक का सारांश प्रस्तुत करें। यद्यपि वे सभी देश जिनका संविधान है, आवश्यक नहीं है कि वे लोकतंत्र हों। इसकी अधिक संभावना है कि सभी लोकतंत्रों का संविधान होता है। संविधान कुछ अधिकार, नियम और नीतियां निर्धारित करता है जिनका अनुपालन मौजूदा सरकार को करना होता है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, यह लोकतंत्र का सुगम प्रचालन सुनिश्चित करता है और भीड़ के शासन को रोकता। 1973 4 SCC 225 है। यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि सभी हित समूहों और समुदायों को लोकतंत्र में उपयुक्त प्रतिनिधित्व मिले। हम जानते हैं कि लोकतंत्र अपूर्ण प्रणाली है, परंतु सुदृढ़ संविधान होने पर इन अपूर्णताओं के कुछ कुप्रभाव हटाना थोड़ा आसान होता है और लोकतंत्र उन आदर्शों के अधिक समीप लाता है जिन्हें हम चाहते हैं। 3. 6 लोकतंत्र में शक्तियों का वितरण।
वर्ष 1974 और 1977 के दौरान भारत को महत्वपूर्ण मात्रा के दो संकटों ने हिला दिया। जनवरी 1974 से जून 1975 तक देश आंदोलनों, बंदों और घेरावों, हड़तालों और कामबंद महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के बंद की श्रृंखलाओं द्वारा अशांति अवधि से गुजरा। गुजरात और बिहार में दो सार्वजनिक आंदोलनों ने राज्य सरकारों के त्यागपत्र और राज्य विधानसभाएं भंग करने की मांग की। यद्यपि इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने में गुजरात में आंदोलन सफल हुआ में परंतु बिहार में प्रसिद्ध जे.पी. आंदोलन ऐसा करने में असफल रहा। उसके नेता जयप्रकाश नारायण थे जिसे जे.पी. के रूप में जाना जाता था, परंतु जे.पी. आंदोलन शीघ्र ही विशेषकर उत्तर भारत में फैला और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेदखली के लिए आंदोलन में बढ़ गया। इसके बाद भारत के हाल ही के इतिहास में दूसरा मोड़ आया। 26 जून 1975 के श्रीमती इंदिरा गांधी आपात स्थिति लगाई थी। इस कदम ने संपूर्ण राष्ट्र में स्तब्धता की लहर उत्पन्न की और लगभग 19 महीनों तक भय का वातावरण जारी रहा। राजनीतिक प्रेक्षकों ने देश और विदेशों दोनों में भारत की राजनीतिक प्रणाली और उसके लोकतंत्र के संकट पर चर्चा जारी रखी और बहुत से भविष्यवाणी कर रहे थे कि दीर्घकालिक तानाशाही की अंधेरी रात देश पर छा गई है। इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी में विपिन चंद्र, पेंगुइन बुक्स, 2003। ऊपर का परिच्छेद दो महत्वपूर्ण संकटों का उल्लेख करता है जिसने 1970 के दशक में भारत को हिलाकर रखा दिया। पहला, वह प्रभाव था कि देश में सार्वजनिक आंदोलन हुए थे और दूसरा उस समय की सरकार द्वारा आपातस्थिति की उद्घोषणा की। उस समय के समाचार पत्र आपको दिखाएंगे कि आज भी देश भर में विरोधों और विद्रोहों की संख्या प्रायः वैसी ही है। कई भिन्न भिन्न समूह हैं जिन्हें हित समूह कहा जाता है, जो भिन्न भिन्न लोगों के अधिकारों या कारणों के लिए संघर्ष करने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ पर्यावरणीय कारणों से संबंधित हो सकते हैं, अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित हैं और इसके अतिरिक्त अन्य पृथक राज्य के लिए या देश से पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ कारण कुछ देश भर के लोगों से संबंधित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सांप्रदायिक शक्तियां उन मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है जिसे वे खास धार्मिक समुदाय के सदस्यों के अधिकार मानते हैं। दूसरी ओर 4 फरवरी 2009 को मुंबई के बोरीवली में विशेष हुए थे। क्षेत्र के निवासी बोरीवली स्टेशन पर एकत्रित हुए और उपनगरीय रेलवे सेवा बंद कर दी क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि उनके स्टेशन के लिए पर्याप्त ट्रेनें नहीं हैं। यह ऐसे विद्रोह का उदाहरण है जो स्थानीय कारणों से संबंधित है। कुछ समाचार पत्र भी यह विवरण देते हैं कि देश के कुछ भागों में विरोधों को कुचलने के लिए पुलिस या सेना बुलाई जाती है। हम यह भी जानते हैं कि सरकार द्वारा कुछ समुदायों के कल्याण या कारणों के लिए समय समय पर कानून प्रस्तावित किए जाते हैं, परंतु पर्याप्त सदस्य उनके पक्ष में मतदान नहीं करते हैं और वे कोई हल बटा समाधान नहीं चाहते हैं। अन्य मामलों में ये कानून संसद द्वारा पारित होने के बाद भी राष्ट्रपति द्वारा वीटो किए जाते हैं, जो इन्हें संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजे जाते हैं। अंततः ये विधेयक पारित हो जाते हैं और कानून बन जाते हैं तथा यह निर्णय करना न्यायपालिका का काम है कि कानून वैध है या नहीं। ऊपर परिच्छेद में उल्लिखित एक बात तो यह है कि 1975 में देश में आपात स्थिति की घोषणा की गई थी। हम आगामी इकाइयों में आपात स्थिति के निहितार्थों का अध्ययन करेंगे, परंतु क्षण भर के लिए बुनियादी जानकारी के हमारे प्रयोजन के लिए यह पर्याप्त है। आपात स्थिति का क्या अभिप्राय है? जब देश में आपात स्थिति की घोषणा वास्तविक रूप में है, तब आपके कुछ मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं और सरकार के पास प्रभावकारी ढंग से डिक्री द्वारा शासन करने की शक्ति होती है। समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथों में होती हैं और यहां तक कि राज्य सरकारों के प्राधिकार भी गंभीर रूप से कम किए जाते हैं।
इस प्रकार की उद्घोषणा केवल कठोर संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत की जाती है और केवल तभी की जाती है जब संसद के सदस्यों का भारी बहुमत इसका अनुमोदन करता है। ऐसी परिस्थिति में, जिसका उल्लेख परिच्छेद में किया गया है, इस बारे में देश में घोर आशंका थी कि क्या आपात स्थिति की उद्घोषणा का अभिप्राय था कि हम सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली से अधिनायकवाद, तानाशाही की ओर अग्रसर हो गए हैं। तथापि हम जानते हैं कि ऐसा मामला नहीं है। भारत अभी भी लोकतंत्र है और चुनाव नियमित रूप से किए होते हैं। तब यह सुनिश्चित करने के लिए क्या हुआ कि हम अधिनायकवाद नहीं हो सके और लोकतंत्र में विश्व का सबसे बड़ा प्रयोग अभी चल रहा है। आइए हम पता लगाएं। कार्यपालिका देश पर शासन करती है। विधायिका कानून और नीति बनाती है। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है तथा विवादों का निस्तारण करती है। उपर्युक्त रेखाचित्र जाना पहचाना लगता है। हम पहले ही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में सुन चुके हैं। हम जानते हैं कि यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सरकार की कोई भी एक शाखा प्राधिकार से मुक्त नहीं रहे। प्रत्येक संस्था भिन्न भिन्न तरीके से काम करती है और संस्थाएं एक साथ मिलकर भी कार्य करती हैं और इस तरह वे सुनिश्चित करते हैं कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है। और यह सब सुनिश्चित करता है कि देश उस तरीके में कार्य करता है जिस तरीके से संविधान उनसे काम करवाने का आशय रखता है। शक्तियों का यह पृथक्कीकरण लोकतंत्र के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल सत्ता में आने पर भी वह देश के लोगों पर अपनी इच्छा क्रियान्वित नहीं कर सकता है। वास्तव में अगले चुनावों में सरकार को सत्ता से हटाने के लिए मतदान की शक्ति लोगों के पास है, परंतु उनके पास न्यायपालिका के समक्ष सरकार के कार्यों को चुनौती देने का अधिकार भी है। चूंकि कार्यपालिका और विधायिका से न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसलिए उसे संविधान के उपबंधों के अनुरूप निर्णय लेने का कार्य सौंपा गया है। यह सत्ता का समस्तरीय पृथक्कीकरण, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर्स कहलाता है। हम जानते हैं कि संसद में सबसे अधिक बहुमत के राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सत्रों में होने पर प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित सभी निर्णय लेते हैं, इसलिए ये मंत्री कार्यपालक बनाते हैं। हाल ही में हमने देखा है कि किसी राजनीतिक दल को अपनी सरकार बनाने के लिए संसद में काफी अधिक बहुमत नहीं मिला। इसलिए इन दलों ने गठबंधन बनाने के लिए कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया। गठबंधन सरकार में उन सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो सरकार को समर्थन देते हैं, परंतु यह कार्यपालिका का एक भाग है जिसे हम राजनीतिक कार्यपालिका कह सकते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अलावा स्थायी कार्यपालक भी होते हैं। इनमें सिविल कर्मचारियों, पुलिस बल और अन्य कार्यपालकों का पर्याप्त दल होता है जिन्हें सार्वजनिक निर्वाचन द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। ये कार्यपालिका कार्यालय में बने रहते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में क्यों न हो। चाहे कभी भी चुनाव हो, उनकी शक्तियां बनी रहती हैं और अपने कार्यों का निर्वहन करते रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि कार्यपालिका के अंतर्गत भी यह सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्कीकरण है और वे शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं करते। यह लोकतंत्र का सुगम कार्य संचालन सुनिश्चित करता है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ग्राम पंचायतें, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन जिसे हमने देखा, वह लोकतंत्र के कार्य संचालन में शक्तियों के पृथक्कीकरण का केवल एक रूप है। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारे देश में शक्ति विभिन्न सरकारों के बीच विभाजित की गई है। केंद्रीय सरकार को, जो समग्र रूप से संघ के प्रशासन की प्रभारी है, संविधान के अधीन उसे कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों में संघ की रक्षा और विदेश कार्य जैसे मामले शामिल हैं। इसके अलावा
संविधान प्रत्येक राज्य को भी कुछ शक्तियां प्रदान करता है। इनमें पुलिस और व्यापार तथा वाणिज्य शामिल हैं। स्थानीय स्वशासन प्रदान करने के लिए 1992 में देश का संविधान संशोधित किया गया था। इसका अभिप्राय है कि सीधे नीचे जिला स्तर तक शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है कि यह इसलिए किया गया था क्योंकि एक स्पष्ट बात है कि क्षेत्र में रहने वाले लोग सबसे अधिक यह जानते हैं कि क्षेत्र का प्रशासन कैसे होना चाहिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए बजट में धन व्यय कैसे होना चाहिए। इसलिए अब हमारी ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों में उस ग्राम या जिले के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और ग्राम सभा के पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता होते हैं। कुछ ग्राम सभाओं का एक साथ समूह बनाया जाता है जिसे विशेष रूप से पंचायत समिति या खंड या मंडल कहा जाता है। इस निकाय के सदस्य उस जिले की पंचायतों के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उस क्षेत्र की सभी पंचायत समितियां या मंडल के सदस्य जिला परिषद में होते हैं। इनमें अधिकांश सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में न केवल शक्ति का समस्तरीय पृथक्कीकरण है बल्कि शक्तियों का ऊर्ध्वाधर पृथक्कीकरण वर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को कुछ शक्तियां और कार्य दिए गए हैं और इससे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी भी एक निकाय के पास असीमित प्राधिकार हों और देश के प्रत्येक भाग में रहने वाले लोगों को इस बात का अधिकार हो कि उन्हें कैसे शासित किया जाए। इसे संघवाद फेडरलिज्म के रूप में जाना जाता है। यह प्रणाली भिन्न भिन्न तरीकों में बहुत से लोकतांत्रिक देशों द्वारा अपनाई गई है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत कठोर संघीय संरचना है। प्रत्येक राज्य जो संघ का भाग होता है उसके पास विभिन्न व्यापक अधिकार होते हैं। भारत में दूसरी ओर संघ सरकार की केवल सीमित शक्तियां होती हैं। भारत में हम किंचित कम कठोर संघीय संरचना का अनुसरण करते हैं और केंद्रीय सरकार की शक्तियां संघ सूची में दी गई हैं, जो संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित हैं। राज्य सरकार की शक्तियां 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में हैं। केंद्रीय और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची में दिए गए मामलों पर कानून पारित कर सकते हैं, परंतु प्रतिद्वंद्वता के मामले में राज्य पर केंद्रीय सरकार को सभी शेष उन मामलों पर कानून बनाने की शक्तियां हैं, अर्थात जो 3 सूचियों में से किसी में भी नहीं है। इसलिए भारत में शक्ति का संतुलन केंद्रीय सरकार के पक्ष में थोड़ा सा झुका हुआ है। भारतीय लोकतंत्र में शक्ति लोगों के भिन्न भिन्न समूहों और समुदायों के बीच भी प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए, केंद्रीय राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के प्रत्येक स्तर में कुछ प्रतिशत सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज के इन शोषित वर्गों के सदस्यों की भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आवाज हो और लोकतंत्र बहुमत के अधिनायकवाद में न बदल सके। अंत में हम देखते हैं कि भारत में भिन्न भिन्न राजनीतिक दल और दबाव समूह हैं जो आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करती है हित समूह का प्रत्येक दल लोगों के प्रति उत्तरदायी है और किसी भी समूह या राजनीतिक दल के पास लंबे समय तक के लिए कोई शक्ति नहीं है। शक्ति का यह बंटवारे का यह एक अन्य रूप है जो सभी सुव्यवस्थित और परिपक्व लोकतंत्रों में मौजूद है। लोकतंत्र की प्रमुख आलोचनाओं में एक यह है कि यह बहुमत के शासन को प्रोत्साहित करता है और सुनिश्चित करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने कार्यकाल के दौरान प्रभावकारी ढंग से अधिनायक तानाशाह हो जाते हैं। अब कि हमने देखा है कि सही लोकतंत्र में शक्ति कैसे बंटवारा होता है, परंतु हम आसानी से इस आलोचना का उत्तर दे सकते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ केवल यह नहीं है कि प्रत्येक को मतदान का अधिकार है और लोगों को वही शासक मिलते हैं जिन्हें वे चुनते हैं।
इसका अभिप्राय यह भी है कि शक्ति विभिन्न संस्थाओं और लोगों के समूहों के बीच उपयोग की जाती है ताकि किसी भी व्यक्ति या समूह या संस्था को बहुत अधिक शक्ति या बहुत लंबे समय तक न शक्ति प्राप्त हो। 3.7 क्या सो रहे थे? एक सार्वजनिक अवकाश के दिन एक सिनेमा थिएटर के बाहर भीड़ एकत्र होती है। फिल्म स्पष्टतः लोकप्रिय है और भीड़ अपने टिकट लेने तथा फिल्म देखने के लिए उत्सुक है। युवाओं का एक समूह आता है और भीड़ में लोगों के पास जाना शुरू करता है। वे भीड़ में मनमाने ढंग से लोगों से पूछते हैं वे सोए हुए क्यों हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें नींद से जागने के लिए एक कप चाय पीनी चाहिए। लोग भ्रमित हैं और जब युवाओं का नेता एक महिला के पास जाता है और उससे एक कप चाय पीने और जागने के लिए कहता है, मामला सिर चढ़ जाता है और युवक से कुछ युवती भी कहती हैं कि आज सार्वजनिक अवकाश है और कि वह फिल्म देखना चाहती है, वह सोई हुई नहीं है। युवक कुछ समय चुप रहता है और तब उससे कहता है कि यदि वह चुनाव के दिन मतदान नहीं कर रही है तो वह सोई हुई है। यदि हम सभी सोए हुए हैं, तब देश कैसे जागेगा? यह टेलीविजन पर विज्ञापन अभियान है और निजी कंपनी द्वारा हाल ही में इंटरनेट पर डाला गया है। यद्यपि कंपनी चाय बेचने की कोशिश कर रही है, यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी कर रही है कि यथासंभव अधिक से अधिक लोग चुनावों में भाग लें। आप जागो रे के लिए, जैसा कि इसे कहा जाता है, वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। इस इकाई के संदर्भ और प्रस्तावित पाठ्य सामग्री में उल्लिखित है। अभियान अत्यधिक लोकप्रिय है और वेबसाइट लोगों को बताती है वे निर्वाचनों में मतदान के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। आप क्यों सोचते हैं कि अभियान लोगों को निर्वाचनों में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है? इससे क्या फर्क पड़ता है जब केवल 1% लोग ही चुनाव में मतदान करते हैं या फिर कोई भी मतदान नहीं करता है? आपको स्मरण रखना चाहिए कि सहभागी लोकतंत्र का मूल आधार देश की सरकार में लोगों की सहभागिता है और यह एक तरीका है जिसमें लोग अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकते हैं, वह है चुनावों में मतदान करना। हम में से बहुत से हमारे देश की गलतियों और कमजोरियों की शिकायत करते हैं, परंतु हम में से बहुत से चुनावों में मतदान करने की भी परवाह नहीं करते हैं और तब भी हमें इस तथ्य पर गौरव है कि भारत लोकतंत्र है। परंतु वास्तव में निर्वाचन क्या है और यह कैसे संचालित किया जाता है? हम जानते हैं कि निर्वाचन एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपने शासकों को चुनते हैं। भारत में चुनाव बहुत से स्तरों पर बहुत भिन्न भिन्न समय में होते हैं। आम चुनाव संसद के निचले सदन, लोकसभा के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य में विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए अलग अलग चुनाव आयोजित किए जाते हैं। तब विभिन्न स्थानीय निकायों जैसे नगर निगमों और अन्य शासकीय निकायों जैसे पंचायतों के लिए चुनाव होते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य निर्विघ्न, सफल और इस सबके ऊपर स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके में चुनावों का संचालन करना है। निर्वाचन आयोग अर्धन्यायिक निकाय है। इसका अभिप्राय है कि निर्वाचन आयोग न केवल चुनाव संचालित करता है अपितु उन नियमों का भी निर्धारण करता है जिनका पालन चुनावों में प्रत्याशियों तथा राजनीतिक दलों द्वारा करना आवश्यक है। यह आदर्श आचार संहिता कहलाता है और इसे चुनावों से संबंधित कुछ मामलों की सुनवाई और निर्णय करने के लिए न्यायालय के कुछ अधिकार प्राप्त हैं। निर्वाचन आयोग एक सांविधिक निकाय है और इसका अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के भी अपने अपने निर्वाचन आयोग हैं जो भारत के निर्वाचन आयोग के निगरानी में कार्य करते हैं। आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जिसके बारे में हमने हाल ही में सुना, उन नियमों को निर्धारित करती है जिन्हें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को जब वे चुनावों में भाग ले रहे हों पालन करना आवश्यक है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों का संपूर्ण व्यवहार इन नियमों के अंतर्गत आता है, जैसे वे अपने चुनाव भाषणों में क्या कह सकते हैं,
और वे अपने चुनाव अभियान में कितना धन व्यय कर सकते हैं, और सत्तारूढ़ दल या उम्मीदवार चुनाव अभियान कार्यों के लिए सरकारी मशीनरी या सार्वजनिक निधि प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप आदर्श आचार संहिता, मतदाताओं के लिए दिशा निर्देश और चुनाव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता वेबसाइट http://www.eci.gov.in पर है। भारत का कोई भी नागरिक जो उस वर्ष 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु का है जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार की गई है, तो वह उस चुनाव क्षेत्र में मतदाता के रूप में अपना नाम पंजीकृत करवाने का हकदार है, जहां वह साधारणतया रहता बटा रहती है। केवल वे व्यक्ति जो विक्षिप्त हों या चुनावों से संबंधित भ्रष्ट तरीकों या अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे घोषित किए गए हों, मतदाता सूचियों में पंजीकृत करवाने के अधिकारी नहीं है। कौन मतदान कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस संबंध में नियम जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 में निर्धारित किए गए हैं। देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से संसद के लिए एक सदस्य निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और सीटों का आवंटन भी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 द्वारा शासित होता है। 2004 में आयोजित पिछले आम चुनावों के समय भारत में 67 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे विशाल पैमाने पर चुनाव आयोजित करना कितना दुरूह प्रक्रिया होगी? सौभाग्यवश निर्वाचन आयोग ने श्रेष्ठ मशीनरी का प्रयोग किया जो यह सुनिश्चित करने में सहायक हुआ कि चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम्स) से यथासंभव निर्विघ्न संपन्न हुए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रचलन से भारत में अब चुनाव हाई-टेक तरीके से विश्व में सबसे अधिक उन्नत तकनीकों के अनुसार आयोजित होते हैं। स्रोतः भारत का निर्वाचन आयोग। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। निर्वाचन आयोग चुनाव, नामांकन और अन्य ऐसे मामलों की तारीख घोषित करता है और आदर्श आचार संहिता भी उस घोषणा की तारीख से लागू होती है। मतदान के दिन से एक दिन पहले प्रचार कार्य बंद होना आवश्यक है। पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाते हैं और केवल वे नागरिक जिनके नाम सूची में होते हैं मतदान कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने भी मतदाता फोटो पहचान कार्ड की प्रणाली लागू की है। हाल ही में यह मतदाता पहचान कार्ड के नाम जाना जाता है। यह पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करने में तथा यह सुनिश्चित करने में सहायक हुआ है कि सभी पात्र मतदाता चुनाव में भाग ले सकते हैं। जब मत एकत्र हो जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सील बंद की जाती है और गणना के लिए भेजी जाती है। मतों की गणना करना, परिणामों को तालिकाबद्ध करना और सफल उम्मीदवारों की घोषणा करना निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है। अतः आप देखते हैं, चुनाव अति विशाल कार्य है, परंतु यह सुनिश्चित करना पूर्णतः आवश्यक है कि हम वास्तविक लोकतंत्र के रूप में रहते हैं। यह पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करने में तथा यह सुनिश्चित करने में सहायक हुआ है कि सभी पात्र मतदाता चुनाव में भाग ले सकते हैं। जब मत एकत्र हो जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सील बंद की जाती है और गणना के लिए भेजी जाती है। मतों की गणना करना, परिणामों को तालिकाबद्ध करना और सफल उम्मीदवारों की घोषणा करना निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है। अतः आप देखते हैं, चुनाव अति विशाल कार्य है, परंतु यह सुनिश्चित करना पूर्णतः आवश्यक है कि हम वास्तविक लोकतंत्र के रूप में रहते हैं। 3.8 लोकतंत्र का भविष्य। अब तक हमने अपने देश में लोकतंत्र की अवधारणा और अनुप्रयोग के लिए कुछ विस्तार से अध्ययन किया है। हम यह विश्लेषण करने के लिए तैयार हैं कि क्या यह प्रणाली सफल रही है और हमारे देश में और विश्व भर में अगले दशकों में लोकतंत्र क्या मार्ग अपना सकता है। हम जानते हैं कि लोकतंत्र ने उन सभी लक्ष्यों को अभी प्राप्त नहीं किया है जिन्हें हमारे
संविधान के निर्माताओं ने सोचा था। हमारे समाज में अभी कुछ वर्ग हैं जो अभी भी दलित हैं और आधारभूत लोकतांत्रिक अधिकार उनकी पहुंच से बाहर हैं। राजनीतिक दल सदा वह नहीं करते हैं जो वे चुनाव के समय कहते हैं, और समाज का बहुत बड़ा वर्ग अभी भी मताधिकार से वंचित है। क्या इसका अर्थ यह है कि लोकतंत्र हमारे देश में असफल रहा है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कई कारकों पर विचार करना होगा। क्या चुनाव नियमित रूप से कराए जाते हैं और क्या ये निर्विघ्न और निष्पक्ष होते हैं? कितने प्रतिशत पात्र मतदाता ऐसे हैं जो चुनावों में भाग लेते हैं? क्या हमने प्रमुख नीतियों और विधान पर सार्वजनिक चर्चा की है? क्या नागरिकों को यह गारंटी प्राप्त है कि उनके मूल अधिकार और अन्य अधिकार संरक्षित होंगे? क्या हमें सूचना का अधिकार और सरकार के कार्यों पर प्रश्न पूछने का अधिकार है? आगे, हमारे देश के लोकतंत्र की सफलता की तुलना उन अन्य देशों से करें जिन्होंने उसी समय स्वतंत्रता प्राप्त की और लोकतंत्र अपनाया जब हमने प्राप्त की थी। इनमें न केवल दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश शामिल हैं, बल्कि कई अफ्रीकी देश भी हैं। आप कैसा सोचते हैं कि भारत में लोकतंत्र ने कैसा कार्य किया है, विशेषकर जब हम इन देशों से तुलना करते हैं? यदि आप इन प्रश्नों में से प्रत्येक के माध्यम से सावधानी के साथ सोचते हैं, तो संभावनाएं हैं कि आप हमारे देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए मिश्रित रिपोर्ट कार्ड तैयार करें। हम केवल प्रयत्न कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि तब लोकतंत्र का भविष्य किस प्रकार दिखाई देगा, यदि हम व्यापक और सम्यक दृष्टि से विचार करें कि हमारे देश में लोकतंत्र के परिणाम क्या हुए हैं। यद्यपि आप विभिन्न कारकों से इसका आकलन कर सकते हैं, जैसे आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति, फिर भी आपको इस पर भी विचार करना चाहिए कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र और कानून के शासन के फलस्वरूप सरकार में लोगों की अधिक सहभागिता हुई है अथवा नहीं। रहीसंख्त लोकतंत्र का भविष्य हमारे देश और विश्व के कुछ भागों में प्रतिक्रियावादी और हिंसक तत्वों द्वारा कभी-कभी संकट में भी प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में जहां विदेशी शक्तियों द्वारा आतंकवाद तथा हिंसा का प्रयोग बहुत वास्तविक संकट है, तब लोग कभी-कभी यह सोचने लगते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के बजाय अधिकारवादी सरकार ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है। फिर भी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले दावा करते हैं कि खुली, समावेशी सरकार, इंक्लूसिव गवर्नमेंट, केवल वह है जो अलग-थलग और असंतुष्टों को सार्वजनिक स्थान में ला सकेगा और सरकार में उनकी सहभागिता प्रोत्साहित करेगा। समाज और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन ने भी नए रूपों में लोकतंत्र के विस्तार को प्रोत्साहित किया है। आप इंटरनेट पर सोशल नेटवर्किंग और कम्युनिटी वेबसाइट से परिचित होंगे। ये सूचना के विस्तार को प्रोत्साहित करते हैं तथा लोगों के बीच अधिक चर्चा विश्व भर में फैलती है। यह सरसरी दृष्टि में हल्का प्रतीत होता है, परंतु सूचना का यह अगला अंश आपके विचारों में परिवर्तन करेगा। मेकॉन फिलिप्स नाम का भद्रपुरुष हाल ही में राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा द्वारा व्हाइट हाउस के लिए पहले न्यू मीडिया अफसर के रूप में नियुक्त किया गया। यदि विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति अनुभव करता है कि मीडिया के ये रूप महत्वपूर्ण हैं, तब हमें भी अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए। संक्षेप में, लोकतंत्र वर्तमान राजनीति और सामाजिक वातावरण में बहुत चुनौतियों का सामना करता है। जब इसमें चालू आर्थिक संकट भी जुड़ जाता है तो कुछ लोगों को अधिक सत्तावादी अर्थात सरकार के नियम का रूप प्रति अपनी वरीयताएं बदलने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही अधिक देश लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। हमने इसका उदाहरण हाल ही में अपने पड़ोस में देखा, जब नेपाल के लोग राजशाही को समाप्त करने और संवैधानिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक साथ खड़े हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको स्मरण रखनी चाहिए वह यह है कि लोकतंत्र में रहने की अपेक्षा तानाशाही में रहना अधिक आसान है। जब आपके पास कोई शक्ति नहीं है और करने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप चुपचाप बैठ सकते हैं और सरकार के पहियों को बिना रुके चलते हुए देखते हैं
परंतु जब आप कार्यशील और सहभागी लोकतंत्र के नागरिक हैं, तो किसी भी व्यक्ति की भांति यह सुनिश्चित करने के लिए उतने ही उत्तरदायी हैं कि सरकार उत्तरदायी, कार्यशील और सहभागी हो। सुनिश्चित कर लें कि आप जानते हैं कि आपके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं और आप ठीक ठीक जानते हैं कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कैसे भाग ले सकते हैं। यदि हम में से काफी उसे करते हैं, तो इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित है और उसका भविष्य उज्जवल है। 3.9 सारांश। आइए अब हम सारांश में बताएं जो कुछ हमने इस इकाई में पढ़ा है। लोकतंत्र का अभिप्राय मतदान के अधिकार से कहीं अधिक है। इस तथ्य के बावजूद कि सहभागी लोकतंत्र में सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है और लोगों को अपने शासक चुनने का अवसर मिलता है, नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी होनी चाहिए। लोकतंत्र को ऐसे संविधान से भी पहचाना जाता है जो सरकार की नीतियों का स्थायित्व और मार्गदर्शन और विभिन्न संस्थाओं और समूहों के बीच शक्तियों का विभाजन प्रदान करता है, ताकि किसी को भी कभी बहुत अधिक शक्ति या बहुत लंबे समय तक प्राप्त न हो। विश्व में विभिन्न प्रकार के लोकतंत्र हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। भारत में हमारा संसदीय लोकतंत्र है। बहुत से ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक होने का दावा तो करते हैं, परंतु सही अर्थों में वे लोकतांत्रिक नहीं हैं। संविधान नागरिकों को कुछ मूल अधिकारों की गारंटी देता है और सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र की समग्र प्रगति और विकास सही रास्ते पर रहें। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र मौजूदा सरकार की सनक और रुचि का बंधक न बन सके। हमारा संविधान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन करने के लिए संशोधित किया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के परिवर्तनों से न तो संविधान का आधारभूत ढांचा प्रभावित हो सकता है और न ही उसे हल्का किया जा सकता है। इसके अलावा लोकतंत्र विभिन्न राजनीतिक दलों और हित समूहों के बीच शक्तियों को समस्तरीय और ऊर्ध्वाधर पृथक्करण से भी पहचाना जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि देश में कानून का शासन रहता है और कोई भी व्यक्ति या समूह मनमानी